नमस्कार, मैं अजय। कोविड-19 के अंदर डॉक्टर भगवान का काम कर रहे, वैसे ही कुछ डॉक्टर फ़िलहाल समाज के अंदर एक ऐसा काम कर रहे जिन्होंने अपनी दुकानदारी जमा कर बैठी हुई। अब बैठी हुई तो कैसे, अब वो सुने उनकी जवानी की क्या बीमारी और क्या बीमारी को बनाया गया और किस हिसाब से उसका ऑपरेशन करने की तैयारी की गई, और कहाँ जाए तो वो बंदा गरीब आदमी या पढ़ा लिखा या पैसे वाला आदमी करे तो उस टाइम करे क्या, क्योंकि उसके परिवार के बंदे की स्थिति तो ये बता दी कि वो तो बस 2 घंटे का ही मेहमान लगता जैसे। तो अब इस बात से पर्दा उठाएंगे तो उठाएंगे जो वो आदमी जो इस दर्द से गुजरे होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, सही लगे और इस वीडियो के अंदर थोड़ी सच्चाई लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि और कोई आने वाले वक्त के अंदर ऐसा अपने आप को ठगा महसूस न करे। परिवार के बंदे के बगैर वह पैसों के भी साथ जो पैसे भी दे और ऑपरेशन करवाए और अपना बंदा को नई सेफ करवा पाए, क्योंकि ये परिवार कहीं ना कहीं उस डॉक्टर से पीड़ित लगता बार बार होता आ रहा। सर, अब की बार आपके साथ घटना हुई तो हुई क्या? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा भाई है जी वीरेंद्र, मेरा बड़ा भाई है। इसके अभी 28-29 तारीख को कमर में दर्द हुआ, और कमर में दर्द हुआ तो ये अपने सिविल हॉस्पिटल में गया जी। सिविल हॉस्पिटल में 30 तारीख को गया तो इसने वहाँ पे ओपीडी की पर्ची कटवाई। इसके बाद इसको 5 नंबर रूम में भेज दिया गया, जहाँ पे डॉक्टर साहिबा बैठी थी। उन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया जो कि बिल्कुल नॉर्मल आया। डॉक्टर साहिबा ने इसकी रिपोर्ट बताई, ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसके बाद इनको मेडिसिन दे दी गई। उन मेडिसिन देने के बाद भी इनके पेन में इनको रिलीफ नहीं हुआ। इसके बाद मैं बाहर था तो भाई का मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा कि मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मैं दर्द में हूँ। तो मैं वहाँ से इसको मैंने फ़ोन किया कि आप विनोद अंचल, जो कि अंचल मैटरनिटी होम के ओनर हैं, उनके पास जाओ, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान अपना जहाँ पे कोई संपर्क होता है, कोई जानकारी होती है, वहीं पे भेजने की कोशिश करता है। मैंने भाई को कई बार बोला, लेकिन इसने वहाँ पे जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये बोला कि यार वहाँ पे पिताजी गए थे और वो वापसी नहीं आई, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। अब ये पिताजी वाली घटना कहाँ से आती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैं ड्यूटी से आया था, तो पिताजी ने मेरे को बोला कि बेटा एक बार खाना खा ले, फिर अपन डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने उनसे पूछा जी क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि रात को थोड़ी नींद में दिक्कत रहती है आने में। तो विनोद अंचल मेरे दोस्त थे, जानकार थे, हम इनके पास चले गए। डॉक्टर साहब ने पिताजी का चेकअप करने के बाद बोला कि अंकल जी मैं आपको आज एडमिट कर लेता हूँ और ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा। तो पिताजी ने बोला कि इतनी तो मेरी दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, कि आप मुझे दाखिल करें, आप क्यों ना मुझे मेडिसिन दे दें और मैं जाके अपने घर पे रेस्ट करूं। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, बोले कि आपके थोड़े सांस फूला हुआ था, बुढ़ापे में हो जाता है, 63-64 साल की उम्र थी, कि आप थोड़ी देर आईसीयू में लेट लीजिए, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ और कुछ ट्रीटमेंट देता हूँ, फिर आप घर पर चले जाना। इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। हम दोनों भाई थे वहाँ पर, हम पिताजी के साथ बातें कर रहे अच्छी तरह। लगभग आधे घंटे के बाद पिताजी हमसे बातें करते करते बिल्कुल बोलना बंद हो गए एकदम। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब के बिल्कुल हाथ पैर फूल गए। इन्होंने जल्दबाजी में जो ट्रीटमेंट देना था वो दिया, उससे कोई भी सुधार नहीं हुआ। आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि इनको आप यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। उस सिचुएशन में हम कहाँ जाएँ? फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हम कहाँ में लेके जाएँ इस सिचुएशन में, आप ये बताओ, हमारे तो हाथ पैर फूल चुके हैं। हमने फिर जैसे तैसे करके वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था की और हम भगवान का नाम लेते लेते सर्वोदय हिसार में गए जी। और यहाँ से हमारे साथ डॉक्टर भी साथ गया। अच्छा, सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि अंचल के? हाँ, अंचल के वहाँ से। अच्छा जी। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इनके हाथ ऊपर हो चुके थे। वहाँ पे जाते ही डॉक्टर जो अपने सर्वोदय के डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मेरे अभी ध्यान में नहीं है, उन्होंने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद सीधा उन्होंने वेंटिलेटर में आईसीयू में एडमिट कर दिया और साथ के साथ हमें जवाब दे दिया कि मुझे 0.1% चांस लगते हैं कि रिकवरी हो सकती है, वरना मैं कोई रिकवरी नहीं कर सकता, आप लेके जाना चाहें ले जाएं। बीमारी क्या बताई? बीमारी उन्होंने कुछ नहीं बताई, क्योंकि कोई बीमारी आने की सिचुएशन ही नहीं बची थी उस टाइम पे। बीमारी तो यहाँ पे भी नहीं थी इतनी कोई। अपने आप नहा के घर से फिर चल के गए हैं। उसके बाद
अचानक ये दिक्कत हुई। तो तो उन डॉक्टर ने आपसे पूछा नहीं कि आप पहले इलाज कहाँ करवाते थे और अब आप इशार कैसे लेके आए, किस परिस्थिति में आए? उन डॉक्टर ने पूछा, हमने डॉक्टर ने नहीं मालूम उनको भी हमने पूरी सिचुएशन बताई कि नॉर्मल थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हम लेके गए थे वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ अचानक। उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप कोशिश, हमने डॉक्टर साहब से बार बार रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट के आधार पर उन्होंने ये बोला कि भाई हमें आप दोष मत देना, क्योंकि हम पहले ही आपको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बचा हुआ है, कोई चांस नहीं है, सिर्फ भगवान का चांस है अगर वहाँ से कुछ हो जाए तो। उसके बाद लगभग 4-5 दिन डॉक्टर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट से वेंटिलेटर पे रखे, क्योंकि हल्की फुल्की धड़कन चल रही थी। अच्छा। उसके बाद वो धड़कन भी बंद हो गई। यानी एक आस थी कि क्या पता सांस वापस आ जाए। हाँ, हमने डॉक्टर को यही बोला कि डॉक्टर साहब अभी तो धड़कन चल रही है। डॉक्टर साहब ने बोला ये धड़कन वेंटिलेटर से हटाते ही बंद हो जाएगी। हमने बोला डॉक्टर साहब हमने तो ये किस्से भी सुने हैं कि लोग वहाँ पे अगर उसमें शमशान में चले जाते हैं, वहाँ से भी वापसी आए हैं। बोले कि वो कोई चमत्कार हो जाते हैं। हमने बोला कि डॉक्टर साहब क्या पता कोई चमत्कार हमारे साथ ही हो जाए, इसलिए हम वेट करते रहे। लेकिन एट लास्ट हमने हमारे पिताजी को खो दिया। अच्छा जी, ये कब की बात है? ये लगभग 2016 की है, जुलाई की। 2016 की। 2016। तो सर अब ये नई घटना क्या घटी? फिर भी हमने इस बात की तरफ, अंचल की तरफ, डॉक्टर अंचल की तरफ कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमारी यारी दोस्ती थी, अच्छी पहचान थी। तो हमने ये बात नहीं सोची कि भाई यहाँ पे हमारे साथ कोई घटना घट सकती है। लेकिन अब जो हमारे साथ घटना घटी है उसके बाद हमारा दिल दहल गया। अच्छा जी। अब क्या हुआ, हमने सिविल में हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई, नॉर्मल आई। फिर मैं 3 तारीख को डॉक्टर साहब के पास, जो नई बिल्डिंग इनकी बनने लग रही है, वहाँ पर भाई को लेके चला गया। अच्छा जी। डॉक्टर साहब को रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने इन रिपोर्ट्स को सिविल वालियों को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिल्कुल। यानी मैं हूँ, सिविल कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये क्लियर ये कहा अच्छा। कि इनको आप भूल जाओ, इनका कुछ मतलब नहीं है। अच्छा। मैं मेरी रिपोर्ट्स कराऊंगा, उनके आधार पर इलाज करूंगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप करो, यही हमारे पास और क्या है कहने इलाज के। भी नहीं कुछ सही बात है। तो डॉक्टर साहब ने इनको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद रात को 10 बजे तक ट्रीटमेंट दिया। वहाँ पे उनके नए हॉस्पिटल के अंदर कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। लॉकडाउन ट्रीटमेंट दिया किस प्रकार का? ट्रीटमेंट जी, उन्होंने पेन किलर इंजेक्शन दिए। अच्छा जी। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। वो पर्ची आप लोगों के पास भी है? सर वो पर्ची हमने उनसे मांगी थी, उन्होंने देने मना कर दिया। अच्छा, पर्ची नहीं देते हो? हॉस्पिटल में पर्ची, वहाँ पे क्या होता है, उनकी ओपीडी फीस नहीं है। अच्छा, उनकी ओपीडी फीस फ्री है? हाँ जी। अच्छा जी। हम किसी की वजह से इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, ओपीडी फीस उनकी फ्री है। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। 10 बजे मैंने बोला डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सुविधा भी नहीं है, नई बिल्डिंग आपकी बन रही है, हम घर पे चले जाते भिवानी में ही है, सुबह फिर आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने इस चीज़ का हमें अलाउ कर दिया। हम आ गए, सुबह फिर चले गए। जाते ही यहीं पे पुलिस लाइन में भिवानी मेरा दोस्त रहता नवीन खान, उसकी मम्मी के भी बीपी की दिक्कत थी, तो उसको भी हम हमारे साथ ही लेके विनोद अंचल के हमने जाके उनको भी वहाँ पे दिखाया। तो उसके बाद भी उनका भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रेफ़र कर दिया और हमें भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रेफ़र कर दिया। अच्छा। वो एक ही टाइम। अच्छा। उनको अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र किया गया महादेव में और हमें किया गया नीलकंठ में। अच्छा, आपको नीलकंठ में भेज दिया गया? हाँ जी। पुराना बस स्टैंड पे है? नहीं, नीलकंठ है अब उस पे मैम रोड पे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी तो हो सकता था कि हम साथ जाके इकट्ठे जाके एक जगह ही अल्ट्रासाउंड करा ली, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमें इलाज कराना था, इन चीज़ों के बारे में सोचने का कोई विचार नहीं था। फिर वहाँ पे नीलकंठ के पास हम गए तो हमने वहाँ पे अपनी पर्ची लगवाई, डॉक्टर साहब की पर्ची दे के, डॉक्टर साहब ने जो रेफरेंस दिया था उसको। उसके बाद जब हमारा नंबर आया वहाँ पर बैठने के बाद, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किसी प्रकार का कोई भी उस चीज़ को नहीं निभाया जा रहा था, इतनी भीड़ थी। हमें यानी कि एक तो हमारी मजबूरी अल्ट्रासाउंड करवाना, दूसरा हमारे साथ के साथ ये बात कि भाई कोविड-19 चला हुआ है, क्या पता क्या हो जाए। उसके बावजूद हम कुछ देर वहाँ पे बैठे, फिर बाहर आके गाड़ी में बैठ गए। फिर हमारा नंबर आने पर हमने ये रिपोर्ट्स करवाई नीलकंठ में। नीलकंठ में। अच्छा जी। नीलकंठ में भाई की रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि आपको पथरी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और जो आपको एक पथरी है वो तो लेफ्ट किडनी में है 5 mm की। अच्छा जी। और सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपको कि आपकी जो गाल ब्लैडर है, पीत की थैली, उसकी जो नेक रीजन है उसके अंदर आपको 9 mm की पथरी है, जो कि बहुत बड़ी पथरी हो जाती है। अच्छा जी। तो हमने उनसे भी सलाह ली कि डॉक्टर साहब क्या करें इसमें। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, ऑपरेशन। एज पॉसिबल आप जल्दी जल्दी ऑपरेशन करवाएं। हमारा दिल बिल्कुल दहल गया, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन खर्चा कितना होता है?
वो तो डॉक्टर साहब ने बताया सर। अच्छा वो अलग बताएंगे, इन्होंने तो अपने पैसे ले लिए। हाँ, इन्होंने तो अल्ट्रासाउंड के कितने रुपए? अल्ट्रासाउंड के इन्होंने सर एक एक्सरे किया था और अल्ट्रासाउंड किया था 600 रुपये लिए थे। अच्छा, एक एक्सरे एक अल्ट्रासाउंड 600 रुपये? हाँ जी। अच्छा। फिर हम सीधे डॉक्टर साहब के गए, हम पास गए हमारे, हाँ जी, हमारे हाथ पैर फूल गए थे, डॉक्टर अंचल के पास गए। जाते ही उनको रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट दिखाते ही उन्होंने झटके से हमें ये कहा, ये वो रिपोर्ट है जी, आप भी देख लीजिए। देख ली मैंने। ये इसके पीछे फिल्म लगी हुई है अल्ट्रासाउंड की, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है 9 mm इन नेक रीजन। देखते ही डॉक्टर साहब बोले कि राकेश, इनका जल्दी से जल्दी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अंचल ने कहा? डॉक्टर अंचल ने। अच्छा। मैं बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसे करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं दूरबीन वाला ऑपरेशन कर दूंगा। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें कर दूंगा, करवा दूंगा? नहीं, कर दूंगा बोला उन्होंने। अच्छा, कर दूंगा। अब वो करवा देंगे, वो तो उनका मैटर है। सर्जन है क्या भिवानी के अंदर? हमें तो सर ये भी चीज़ बाद में पता चली है कि BMS सर्जरी नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं ऑपरेशन 1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा अभी कर देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब कितने दिन एडमिट रखोगे आप? बोले कि कल ही छुट्टी मिल जाएगी आपको। अच्छा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब खर्चा कितना लग जाएगा? तो उन्होंने एस्टिमेट दिया कि अब ज़्यादा नहीं, आपके लिए 40 से 50 हज़ार रुपये सारा खर्चा लगेगा टोटल। अच्छा। हाँ जी, 50,000 रुपये ले लेंगे, झाड़ देंगे पल्ला? हाँ, झाड़ देंगे। अच्छा। फिर हमने लॉकडाउन के अंदर, आपको पता है, लोगों को खाने के वो रखे, लाले हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खाने के लाले 50,000 रुपये। हमने काम क्या करते हैं ये भाई? बेरोजगार है, MM किया हुआ है। अच्छा। लेकिन भगवान ने फिर भी कोई रोजगार नहीं दिया। MM हो? हाँ जी। ये तो इसका दुर्भाग्य होगा भाई, दुर्भाग्य है। और चला हुआ गाड़ी वैन, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन करके खा तो है। हाँ, करके खा जारी कौन करे ना? इस लॉकडाउन में 50,000 रुपये का अगर इकट्ठे करेगा तो आदमी कहाँ से इकट्ठे करेगा? किसी प्रकार का नशा पता कुछ नहीं करता, इकट्ठे कहाँ से करेगा बंदा, आम आदमी? परिवार के अंदर इतना बड़ा भय बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया, MM की पत्थरी का नाम का बिल्कुल बांट दिया। और साथ के साथ ये कहा हमें कि अगर आपने इसका ऑपरेशन अभी नहीं करवाया, आज या कल में ही, तो ये जो आपकी नेक रीजन पे है, ये आगे सड़क के नलकी में फंस जाएगी। कब की बात है अल्ट्रासाउंड की? ये 4 तारीख की है जी, 4/5/2020 यानी 4 इसी महीने, इसी की जी, 5वें महीने की बात? 5वें महीने की। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ सर, उन्होंने भय बांट दिया, अगर आपके ये ऑपरेशन अभी नहीं करवाया तो आप का ऑपरेशन ये नलकी में चली जाएगी यहाँ से सड़क के। उसके बाद इसका ऑपरेशन अलग होगा, आपकी पीठ की थैली अलग निकालनी पड़ेगी, आपकी नलकी का अलग से करना पड़ेगा। भाई कमेंट करते रहियो और इस वीडियो में ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि यह बात अनिल विज तक जरूर पहुँचनी चाहिए। और वास्तव में जो आज आदमी दुखी पान लग रहे हैं, वो आदमी और दुखी नहीं पाओ है। क्या पता डॉक्टर सही कहो, क्या पता ये सही हो, तो अगर इसकी तफ्तीश हो जाएगी तो किसी 2 आदमी का भला भी हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर भी करते रहो और अगर लाइक और शेयर कमेंट जरूर करियो, बताइए कौन कितना सही आदमी बोलने लग रहा है जी। तो जी इससे हम बिल्कुल डर गए। अच्छा। हमने पूरे दिन पैसे की कोशिश की, लेकिन पैसा हमसे अरेंज नहीं हो पाया। फिर हमने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आपको दवाइयों से इलाज कर दो, इसको दवाइयों से भी निकल जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि दवाइयों से नहीं निकलेगी, पीठ की थैली की है, बहुत बढ़िया, सरकते ही नलकी में फंस जाएगी। अच्छा। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, थोड़ा हमें दर्द में रिलीफ दिलाओ, 2-3 दिन एडमिट रख के आप इलाज कर दो, उसके बाद हम पैसे की अरेंजमेंट करके फिर ऑपरेशन करवा लेंगे। तो इसके बाद उन्होंने हमें 5 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा। हाँ जी, 5 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के बाद तो उसके कितने फीस लिए, कितने दिन भरते रहे आप? उस टाइम पे सर उन्होंने हमसे रुपये लिए, ब्लड टेस्टिंग वगैरह के 1150 रुपये अलग लिए थे, और अल्ट्रासाउंड के अलग, और लगभग 6,500 से 7,000 रुपये उन्होंने लिए। कितने दिन के लिए? ये सर 3 दिन के। 3 दिन के 6,500 से 7,000 रुपये। 7,000 रुपये खर्चा आपका आ गया? हाँ, ये अलग रह गए। 3 दिन 7,000 रुपये, ठीक है। अच्छा आगे सर हम वहाँ पे आने के बाद भी दर्द में रिलीफ नहीं हुआ। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं जी, ये अल्ट्रासाउंड की, ये एक्सरे की, नीलकंठ वाले की, और ये जो डॉक्टर, इन पे आप देखो एक बात और, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, रेफर्ड बाय डॉक्टर अंचल। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है जी, रेफर्ड बाय डॉक्टर अंचल। ये लिखा हुआ है डॉक्टर अंचल, सही बात। और ये एक और कपड़ा देखिए आप, हम गए तो वहाँ पे 3 तारीख में, ये डॉक्टर खेतेपाल की पैथोलॉजी लैब है। इसमें क्या करवाने गए? ये उन्होंने हमारे सैंपल लिए, बल्ड हम कहीं नहीं गए। अच्छा। वहीं पे हमारा ब्लड सैंपल लिया हॉस्पिटल। हाँ जी, हॉस्पिटल का वहाँ से 1150 रुपये लिए इन टेस्टिंग के हमारे। अच्छा। और वहाँ पर हमारी ये ब्लड रिपोर्ट उन्होंने ले आके दी। क्या आपका टेस्ट किया गया? नहीं, वो बोले ठीक, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो टेस्ट किए किस चीज़ की वजह? वो तो बुझे नहीं आपने? हमें उन्होंने ये बोला कि आपके खून टेस्ट करने हैं। अच्छा। उन्होंने इसमें भी लिखा हुआ देखो आप, रेफर्ड बाय डॉक्टर अंचल हॉस्पिटल। अंचल हॉस्पिटल, ठीक है सर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा घपला आप देखिए, हम वहाँ पे 3 तारीख को जाते हैं और हमारी रिपोर्ट आती है 25/4 में। हम जाते हैं 3-5 में। अच्छा। 25/4 में रिपोर्ट कहाँ से आती है? कहाँ पे जो इन्होंने पहले दी थी? ये रही सर,
4 तारीख 5वां महीना। ये तो 4 तारीख की। और ये देखो आप अच्छा 25/4 में 25/4/2020 की, हाँ यानी जी। 1 महीना पीछे। ये मान के चलो आप 4 में और 25 में अप्रैल का लगभग महीना? 15 दिन दोगे। 15 दिन का हो गया। हाँ जी 25/4 में इन्होंने मैं रिपोर्ट बना के दे दी। अच्छा वाह जी वाह, यानी ये तो 1 महीना पीछे चल रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ जी आप देखो 25/4 में है जी। इसके बाद सर हमें वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद भी हमें पेन में रिलीफ नहीं हुआ। अच्छा जी। इसके बाद 5 तारीख को वहाँ से छुट्टी मिली। हाँ इनके एक्सरे की रिपोर्ट्स भी है हमारे पास। ये एक्सरे की रिपोर्ट है जी अच्छा नीलकंठ वाले की। अच्छा है। और इसके बाद फिर 22/7 तारीख को दोबारा चला गया सिविल में, अच्छा जी क्योंकि हमें दिक्कत ये आ गई हम ऑपरेशन कराएं तो पैसे नहीं, जी। और अगर पैसे की अरेंजमेंट कहीं से करते हैं। डॉक्टर ने भूत बांट दिया। हाँ जी डॉक्टर ने भूत बांट दिया। आदमी मर रहा का। पैसे की अरेंजमेंट कहीं से करते हैं, क्योंकि भाई का रिस्क हो गया। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया अगर वो फंस गई तो क्या पता हिसार जाना पड़े आपको, गुड़गांव जाना पड़े, और फिर भी बचे या ना बचे। बचे या ना बचे। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम 7 तारीख को गए, अच्छा क्योंकि सिविल वाले ने हमें ये बताया कि आपके नॉर्मल है, कोई पथरी नहीं है। नहीं 3 तारीख को ही बता दिया उनको, उन्होंने हमें 30 तारीख को बताया। उसके बाद हमें 4 तारीख ने नीलकंठ वाले ने ये बता दिया कि आपके पथरी है। हम तो 2 नाव में सवार हो गए जी कि पथरी है या नहीं है क्या है। हम सिविल में दोबारा गए जी 7 तारीख को। हमने उनको नीलकंठ वाली भी रिपोर्ट दिखाई, उनकी भी दिखाई, और उनसे पूछा कि सर मैडम आप ये बताइए किस रिपोर्ट पे चले हम। उन्होंने ये बोला कि जी हम आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। उन्होंने 7 तारीख को हमारा दोबारा अल्ट्रासाउंड किया और ये भी बिल्कुल नॉर्मल आया, इसमें कोई पथरी नहीं आई उसके अल्ट्रासाउंड के 3 दिन बाद। तो सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर ने क्या कहा? सिविल हॉस्पिटल ने ये कहा, डॉक्टर साहब ने कहा मैडम ने देखो आप रिपोर्ट देखो पहले नॉर्मल है बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि आपके कोई पथरी नहीं है, आपको दर्द की दवाई दे रखी है और दे देते हैं, आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा 7 तारीख की है। ये 7 तारीख की आप देखो ओपीडी भी है। 7/5/2000 पहले 30 की थी, जी। अब 7 की है। इसके बाद फिर हमने कहीं से पैसे की थोड़े बहुत की बातचीत हुई। हमें किसी ने बताया कि हाँसी में है डॉक्टर मलिक, अच्छा जी। जो कि बहुत बढ़िया सर्जन है, और जो काम आपका 40 से 50 हज़ार में होता है वो वहाँ पे वो 15 से 20 हज़ार में हो जाएगा। अच्छा हमने पैसे की शॉर्टेज को देखते हुए और एक बढ़िया सर्जन को देखते हुए हमें हाँसी जाना उचित समझा। डॉक्टर मलिक के पास? डॉक्टर मलिक के पास। अच्छा। हम डॉक्टर मलिक के पास गए और वहाँ पे डॉक्टर मलिक से हमने अपने ट्रीटमेंट के लिए डिस्कस की। उनकी जब हमारा नंबर आया, मलिक का पर्चा भी इसमें ही था। ये मलिक का होगा नहीं एक वाला एक से ये रहा, ये देखो आप। हम मलिक के गए, उनको हमने सिविल वाली और नीलकंठ वाली दोनों रिपोर्ट्स दिखाई। अच्छा। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप किस लिए आए हो। हमने पूछा, कहा कि डॉक्टर साहब ये 9 mm की जो पथरी है ना, इसका हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने को कहा गया, करवाने को, इसलिए हम आए हैं। तो आप प्लीज़ हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, हमें खर्चा बता दीजिए कम से कम में कितने में काम चल सकता है। तो डॉक्टर साहब भी दोनों रिपोर्ट देख के चौंक गए। अच्छा जी, अचंभा में आ गए। अचंभे में आ गए कि सिविल हॉस्पिटल कि 2 दिन पहले की आपकी नॉर्मल, फिर 2 दिन बाद आपके 9 mm की पथरी। ऐसे रातों रात पथरी थोड़ी बनती है। और उसके 2 दिन में वो निकल भी गई आपकी, जो कि निकल ही नहीं सकती, क्योंकि पीठ की थैली का हमेशा ही ऑपरेशन होता है। अगर पथरी होती है तो उसे 9 mm की पथरी उससे नहीं निकल सकती, ये डॉक्टर का कहना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ पहले एक बार कि आपके पथरी है या नहीं, फिर ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, CT अल्ट्रासाउंड डिजिटल एंड एक्सरे। अच्छा जी। ये देखिए आप, रेफर्ड बाय डॉक्टर SS मलिक, 9 तारीख को। 9 तारीख को वहाँ की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई पथरी नहीं किसी भी प्रकार की। फिर डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि बताओ किस चीज़ का ऑपरेशन करूँ तुम्हारा। हम बिल्कुल ये मान के चलो बिल्कुल सदमे में आ गए कि डॉक्टर अंचल, जिससे हम 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं, एक दोस्त मानते हैं, एक भाई मानते हैं, उस आदमी की तरफ से हमारे साथ इतना धोखा हो चुका है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आपकी कोई पथरी नहीं है, आपके ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो हम ये सोच रहे कि हमारे पैसे बच गए, दूसरी तरफ हम ये सोच रहे तो इलाज कैसे होगा। दिन रात दर्द से हमें चैन नहीं पड़ रहा, भाई सो नहीं पा रहा। ये दर्द कितने दिनों से हो रहा? दर्द 28-29 तारीख के स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर अंचल के जाने से पहले, उसके बाद में? नहीं, डॉक्टर अंचल के जाने से ये मान के चलो आप 4 या 5 दिन पहले। 4 दिन पहले दर्द शुरू हुए थे। अच्छा जी। उसके बीच में हम सिविल में भी जाए थे। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये दर्द किस चीज़ का है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पथरी का तो दर्द है नहीं। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पथरी तो आपके है ही नहीं, तो दर्द कहाँ से होगा। कहाँ से होगा?
फिर उन्होंने उनके वहाँ पर 3 नंबर ओपीडी है डॉक्टर काद्यान की, अच्छा जी। तो बोले उन्होंने हमें 3 नंबर ओपीडी में भेज दिया डॉक्टर मलिक ने ऑर्थो के। ये देखिए आप, इसमें रेफर कर रखा है ओपीडी 3, ये ओपीडी 3 में वहाँ पे हमने डॉक्टर काद्यान को दिखाया। डॉक्टर काद्यान ने ये रिपोर्ट्स देखते ही तो वो समझ गए कि इस तरह की दिक्कत नहीं है कोई भी पथरी वगैरह की। तो उन्होंने पेन पूछा कि पेन आपको कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। भाई ने बताया कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है इसके नीचे। तो उन्होंने पथरी का दर्द यहाँ पे कब से होने लगा। हमने फिर डॉक्टर बताएंगे तभी मानेंगे। उन्होंने क्या बोला कि आपके मसल पेन है, अच्छा, इसमें आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टैबलेट दवाई आपके लिख देता हूँ 15 दिन की, आप वो ले लीजिए, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लिख दिया, दवाई हमने उनका जो मेडिकल स्टोर था उससे दवाइयाँ ली। उन्होंने 15 दिन की हमें 1800 रुपये की दवाइयाँ दी। अच्छा जी। वो दवाइयों की हमने 2 ही डोज ली थी। भाई का दर्द बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो गया। क्या तो 50,000 हाँ जी, के 1800? 50,000 नहीं भाई साहब, 7 के साथ ऑपरेशन। सारी ज़िंदगी के लिए, जवानी में अभी 40 साल का हुआ है, सारी ज़िंदगी के लिए आधा हो गया। आधा हो गया और सामान निकल गया बेरा को। पता ही नहीं क्या। अब ये बताओ, जो आदमी झूठा ऑपरेशन की कार्रवाई कर सकते हैं वो क्या निकाल लेंगे, क्या पता। अच्छा, सदमा तो इस चीज़ का है कि 2,000 की दवाई 3,000 में दे दो, चल जाता है, चल जाता है, लेकिन किसी का ऑपरेशन तो मत करो। अब हमारा ऑपरेशन जो कर सकते हैं 10 साल पुराने जानकार का, वो अनजान लोगों के लिए क्या तो करेंगे। आज आप ये जो डॉक्टर के रूप में अब भगवान का कार्य कर रहा है और भगवान कहीं ना कहीं पूजा की तरफ पूजा जा रहा कोविड-19, तो क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर को, आप क्या मानते हैं? सर हम तो क्या कहेंगे, अब तो दुनिया कहेगी जो कहना है। नहीं, आपकी नज़र से, क्योंकि आप भी तो डबल, हमारी नज़र से तो मैं ये बता रहा हूँ जी, हम तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम बच गए। अगर उस दिन हमारे पास पैसे हो जाते तो ये भाई को काट डालते। तो क्या लगता कि आपके जो आपने पिताजी की कहानी पहले बताई थी, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हुई लगती हो? सर अब पहले तो बिल्कुल नहीं लगती थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे हाथ गलत हुआ हो। अच्छा, डॉक्टर अंचल ने आपको प्रूफ के तौर पे क्या दिया हुआ भाई? आप उन्होंने क्या तो आपको दवाई दी, क्या आपको ओपीडी लिया गया, किस टाइम क्या किया सर गया? वो उसकी आप सुनिए। आप अभी हमारे पास प्रूफ के लिए सिर्फ यही है डॉक्टर अंचल साहब की तरफ से कि उन्होंने हमें रेफर किया है अल्ट्रासाउंड। सीसीटीवी फुटेज तो होंगे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज 3 तारीख से 5 तारीख की आप निकलवा सकते हैं, वो निकाल के देंगे। और वो आप निकाल आगे की कार्रवाई करेंगे क्या बच्चों? अभी सर उसके बाद और थोड़ी बात रहती है, आप वो एक बार अगर टाइम हो तो आप वो सुन लीजिए। वो बताइए। तो सर मलिक के वहाँ से इलाज होने के बाद हम वापसी आए। वापसी आने के बाद हम परसों गए डॉक्टर अंचल के पास, करीबन ये मान 11 के, तारीख को। हाँ 11 तारीख को, करीबन नहीं कन्फर्म 11 तारीख को दोपहर में। आज 12 को गए हैं, 12 को परसों गए हैं। तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब कहाँ हो, मिलना आपसे। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आ रहा हूँ अभी। फिर वहाँ से उनके स्टाफ से पता चला कि उनके जो दूसरा हॉस्पिटल है जो पुराना भी शिफ्ट नहीं हुआ है कि वहाँ पे है, वो वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके हमने मिलने की कोशिश की, हमें नहीं मिलना दिया गया। हम बाहर वेट करते रहे लगभग 1 घंटा। कोई बाहर आता तो हम पूछते भाई डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, बोले अब अंदर ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। अंदर ऑपरेशन चल रहा है। फिर हम बाहर आके बैठ गए कि भीड़ में क्यों बैठे, कोविड चला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ तो बनाए, जहाँ तक बना सकते हैं। तो फिर हमने अंदर जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। अल्लाह डॉक्टर साहब तो जाली हैं यहाँ से। अच्छा, फिर फिर हम वापसी नई बिल्डिंग में आए। अच्छा, नई बिल्डिंग में आने के बाद पूछा कि डॉक्टर साहब आ लिए जी। अल्लाह डॉक्टर साहब तो यहाँ पे नहीं आए हैं। फिर हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया कि डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए हम 1-1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, आप 10 मिनट बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मिलोगे या नहीं मिलोगे। उन्होंने हमें ये कहा कि राकेश मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, अल्लाह क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान मेरे कपड़ों पे खून लग गया, मैं इसलिए कपड़े चेंज करने चला गया। अब BAMS डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, तभी तो उसे खून लगेगा, ऐसे खून कैसे लग जाएगा। तो वो उसके बाद आए, उनके ऑफिस के अंदर भी वो नहीं गए, रिसेप्शन के पास कुर्सी गाल के बैठ गए। अच्छा, मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब भाई के बारे में बताएं। तो बोले कि ऑपरेशन आज करा लो या कल करा लो, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने उनको ये सारे कागज़ दिखाए कि डॉक्टर साहब आप किस चीज़ का ऑपरेशन करोगे। उसके बाद वो बोले कि मैं तो इस रिपोर्ट के आधार पर चल रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब हम सिविल की रिपोर्ट नॉर्मल की लेके आए थे, आपने वो नहीं मानी। अब इन रिपोर्ट पे आप चल रहे हो, यहाँ पे हमें आपने भेजा था, तो इस चीज़ के जिम्मेवार तो आप ही होगे, रेफर्ड बाय आपका, हम वहाँ के हम थोड़ी हो सकते हैं। तो उन्होंने हमसे रूडली बात करना शुरू कर दिया। अच्छा, यानी दबाव में? हाँ दबाव में। फिर हमने ये कहा कि डॉक्टर साहब
आप हमें हमारी जो एडमिट हिस्ट्री थी, जो हमारे कागज़ थे, वो दे दीजिए, रिपोर्ट वगैरह दे दीजिए, रिपोर्ट वगैरह दे दीजिए। स्लिप बना दीजिए, बिल बना दीजिए, हाँ। कुछ बना के दीजिए। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा। अच्छा। हमने ये बोला कि डॉक्टर साहब हम कहीं पे शिकायत वगैरह करेंगे तो हमें तो चाहिए तो कहा। तो उन्होंने हमें साथ की साथ धमकी भरे लहज में ये भी कहा कि यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड बनेगा उसका मैं मेंबर हूँ। अच्छा। तो इस बात से सभी लोग समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। हम वहाँ से उठ के आ गए। फिर मैंने कल भाई से फिर बात की कि कहीं गलत कंप्लेंट ना कर दें, क्या पता अपन गलत हो। इतनी रिपोर्टों होने के बाद भी क्यों ना एक अल्ट्रासाउंड और करवा लिया जाए। हम जो अपने यहाँ पे भिवानी में पुराने अल्ट्रासाउंड वाले हैं, गाबा अल्ट्रासाउंड, जिनके डॉक्टर MBBS DMRD HCMS एक्स सर्विसमैन PGI रोहतक, उनके पास अल्ट्रासाउंड के लिए गए। ये उनकी है अल्ट्रासाउंड की जी। अच्छा। कल हमने उसके उनसे अल्ट्रासाउंड कराया और उनको क्लियर जो है नीलकंठ वाली रिपोर्ट दिखाई। अच्छा। कि जी हमें 9 mm की पत्थरी बता रखी है, हमें क्लियर कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें एक तरफा तो हो, ऑपरेशन करवाएं क्या ना करवाएं, हम तो फंसे हुए हैं। दर्द है नहीं, दर्द कल न फिर उठ जाएगा तो अगर पत्थरी होगी तो डॉक्टर साहब ने भी क्लियर रिपोर्ट ये बना दी कि आपके पत्थरी है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लिखूँ। अच्छा। अब ये हमारे पास सारे प्रूफ हैं रिटर्न में। अब इसके आधार पर हम जहाँ तक भी हमसे कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कंप्लेंट हो सकेगी, हम उसकी कोशिश करेंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अपना आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि हमें इस बारे में कोई ना कोई फैसला लिया जाए, इनके खिलाफ हमें हमारा जो जनता है उसको बचा सकें। अब जनता क्या है। बस अब एक सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए भाई साहब। आज कोविड-19 के अंदर तो डॉक्टर भगवान से भी बढ़ के माने जाना रे। क्या लगता है कि ऐसे भगवान भी होने चाहिए? नहीं भाई साहब, मैं नहीं मानता कि ऐसे भगवान इस दौर में होना चाहिए। इस दौर में हमें ये नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे या आप जिंदा रहेंगे, कौन जिंदा रहेगा पता ही नहीं कि किस रूप में ये जो आपदा हमारे देश के ऊपर आई हुई है। ये आपको एक बात और पूछी जाए, अगला सवाल किया जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टीचर या प्रोफेसर लगे हुए हाँ हैं, जी। तो बात तो आप सब ही करेंगे। सर, अगर कह सकते हैं कि दान देने से अपने पाप छुप सकते हैं? सर, दान देने से अपने पाप क्या है, जो जनता है, जनता से भी हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि कभी ना कभी साफ आएंगे। और जो ऊपर जो भगवान बैठा है उससे तो छिपा ही नहीं सकते। उससे हम जो हमारी जो खुद की आत्मा है ना, उसमें ये सोच सकते हैं कि तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन दुनिया से कभी तक नहीं छिपे रहेंगे। कभी ना कभी तो असलियत सामने आएगी। 10 साल से मैं इन पे अंधविश्वास करता था, बिल्कुल अंधा, कि विनोद अंचल मेरा जानकार है, बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट देगा। लेकिन आज देखिए उन्होंने मेरे भाई का ऑपरेशन तक की सोच ली, नए बीमारी होते हुए। मैं ये वैसे नहीं बोल रहा, जो मेरी दोस्ती में कहीं ना कहीं पिताजी को खो दिया। बिल्कुल खो दिया जी। मैं ये सिर्फ जो मेरे पर रिपोर्ट्स हैं इनके आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो हमें बताई गई है उन्हीं के आधार पर तो हम आगे चल सकते हैं। अब इन रिपोर्ट्स को लेकर हम हरियाणा सरकार तक जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्या इंसाफ की मांग चाहेंगे आप इस दौर के अंदर? आज के दिन इस दौर के अंदर हम इनसे यही मांग चाहेंगे जी, सरकार से, कि अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ जो भी न्यायिक कानून के अधिकार के अंदर जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, ताकि आम पब्लिक इस तरह से जहाँ से हम बच गए शायद वहाँ से न बच के वापसी आ पाए। इसने तो धमकी दी हुई है, जो कमेटी बनेगी उसका मेंबर मैं हूँ। बिल्कुल ये जी। अब ये मानो सिविल में इसने वो दिए, बता रहे हैं क्या बोलते हैं उनको, वेंटिलेटर। अच्छा। वो भी किसी सिस्टम में दे रखे हो, क्या पता क्या सोच सकते हैं अपन। अच्छा। लेकिन ये बात हमें क्लियर कही उसने कि जी मैं इसका मेंबर हूँ, जो बोर्ड यहाँ पे बैठेगा इंक्वायरी के लिए। तो ये हमें बताने का क्या मतलब है? ये बताने का ये मतलब है कि मेरे खिलाफ शिकायत करोगे तो ये किस तरह के डॉक्टर माने जाए? गुंडागर्दी प्रवृत्ति के डॉक्टर माने जाए या जीवन बचाने वाले डॉक्टर माने जाए? अब ये तो जी जनता भी निर्धारित कर सकते। जीवन बचाने वाले तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन सेकंड ही बचता है। जीवन तो बचाने वाले होते तो हमें दवाई दी जाती। अगर भविष्य में अगर ये अपने पैसों के बलबूते पर और इस हिसाब से जीत जाते हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्टर अंचल का कोई मान्य गण सबूत आपके पास नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने कोई पर्ची आपको नहीं दी हुई, सिर्फ एक है डॉक्टर अंचल नीलकंठ वाले की जो बाई रेफर्ड उन्होंने लिखा हुआ, तो क्या लगता है कि प्रशासन इसके ऊपर आपकी कार्रवाई को सुनेगा और उनके ऊपर ऐसा कोई मामला दर्ज होगा? सर, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते अगर डॉक्टर अंचल निर्दोष हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो जी। लेकिन अगर वो दोषी हैं
तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगता नहीं कि बहुत बड़े घोटाले की तरफ इशारा हो रहा आज मेडिकल लाइन में। सर ये जो अब हमने जो स्टेप उठाया है, जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो जो अपन जो मूवीज़ देखते हैं उनमें नहीं होता है कि आपने इस बात को छेड़ तो दिया, लेकिन आप लोग ये देखो आपने किन लोगों के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी है। अच्छा उस आने वाले खतरे का हमें अंदेशा है। अच्छा, क्या लगता आपको? हमें ये लगता है कि हमें हर प्रकार से दबाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी। लेकिन हम दो भाई हैं, अगर हम में से एक रह गया तो भी हम दबने की कोशिश नहीं, दबेंगे नहीं। अच्छा, यानी आपको तो लगता कि आपको जान माल का खतरा भी आपको महसूस होता? भाई साहब मैं अभी किसी पे इल्ज़ाम लगाने में वो कुछ नहीं रखता। आगे जो घटना होगी वो आप लोग भी देख लेना, क्या पता क्या हो जाए। अच्छा, तो क्या भिवानी शहर के अंदर इतना बड़ा माफिया राज कर रहा कि दबंगाई भी, गुंडागर्दी भी और कहीं ना कहीं जान माल का खतरा बताने वाले भी। तो अगर वीडियो सही लगे तो रियलिटी में इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कौन सच्चा कौन झूठा, कितने डॉक्टरों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत, मलिक की गलत, गाबा की गलत, सिविल की दो गलत। क्या एक नीलकंठ की रिपोर्ट असली हो सकती है? और दो दिन के गैप के अंदर, 5 दिन के गैप के अंदर क्या पथरी गायब या आ सकती है? तो क्या जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी जो आज अल्ट्रासाउंड के ऊपर डॉक्टर दे रहे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं या वो MBBS ही नहीं कि डॉक्टर सरकारी के अंदर ऐसे ही भर्ती हो चुके? तो क्या मलिक डॉक्टर हॉस्पिटल है वो भी कहीं मानने में काम के लायक नहीं, या गाबा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो भी मानने लायक नहीं? आज भिवानी के अंदर मानने लायक है तो आपके नीलकंठ की रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की और डॉक्टर अंचल का ऑपरेशन। तो ऐसे कैसे साबित हो सकता है कि एक मैंग के अंदर 2 तलवार रह सकती है? शहर को ठगने का काम भी किया जाए और शहर के लिए दानी महापुरुष भी कहलाया जाए। तो अब ये सोचना होगा, प्रशासन को भी सोचना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को, अनिल विज जी को, कि आपके राज में और आपकी तो एक छवि दबंग शेर की, दबंग नेता की, जो आज हर वर्ग के अंदर राज करता हो, जिसकी आस हो कि अनिल विज का डिपार्टमेंट है तो मेरे साथ इंसाफ भी होगा और मुझे न्याय भी मिलेगा। तो क्या इन लोगों को, इन भाइयों को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी अगर जोड़ी जाएगी तो इनकी पिता का कारण भी वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि ये सबसे पहले इलाज करवाने वहीं से अपने पिता को लेके गए थे, बाद में सर्वोदय हॉस्पिटल इलाज करवाया, वहाँ पर उनकी डेथ हुई। तो सोचना चाहिए प्रशासन को भी, सोचना चाहिए आज स्वास्थ्य मंत्री को भी कि कौन कितना बड़ा भगवान का कार्य कर रहा आज कोविड-19 के अंदर। इनकी एक बात और रही है, क्या कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से डॉक्टर अंचल ने हमें वहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह देने के लिए मना कर दिया, मैं भी हो सकता है कि वो आगे ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिट नहीं रही जी। तो इस आधार पर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो आपसे 3 तारीख से 5 तारीख तक की CCTV फुटेज अरेंज करने का कष्ट करें। 3 मई से 5 बिल्कुल मई तक की? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स नहीं दे रहे वो आगे मना भी कर सकते हैं, लेकिन फुटेज तो मिलेंगी, तो उनमें तो हम मिलेंगे ही आपको। तो आप वो अरेंज करने की कोशिश करें। और माननीय श्री मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, होम मिनिस्टर अनिल विज जी, जो कि एक बहुत ईमानदार हैं और अपने फैसले में जनता के प्रति ध्यान देते हुए जो डिसीज़न लेते हैं, उनके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास है। और उनके विश्वास पे ही हमने यह कदम उठाया है कि वो हमें हर तरह का इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद करेंगे और जो गुनहगार हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर गब्बर के ऊपर विश्वास कितना जीत पाएगा, क्योंकि फिल्मों के अंदर गब्बर की छवि अच्छी नहीं बताई जाती, लेकिन हरियाणा के गब्बर का नाम तो एक शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह गब्बर काम कर रहा। तो क्या इन लोगों को भी सही मायने में इंसाफ मिलेगा और उनको सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी भी, जो गोरख धंधा कर भी रहे और अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान भी पेश करे। जैन सिंह से अजय।